हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? गुड इवनिंग। जितेंद्र, राज, रोहित, सुनील, पंकज, किरण, हरिओम, कृष्णा, सनी, पार्वती, आकांक्षा, पंकज, भागीरथ, कपिल, प्रदीप, रीना, शिवानी, दुर्गा, हरिओम, सभी का स्वागत। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबके? एकदम बढ़िया। हाँ जी, हम एकदम ठीक हैं, एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है, लाभ हानि के अंतर्गत जो आता है छूट, या जिसको आम जनता क्या कहती है, डिस्काउंट इंग्लिश में। आज हम डिस्काउंट से जुड़े हुए सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिएगा। डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। आपको पता है कि हम कोई एक चीज पकड़ते हैं, लाभ हानि, तो लाभ हानि बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अगर आप मेरे मैथ्स फाउंडेशन में जाओगे तो मुझे लगता है लाभ हानि कम से कम मैंने 13 या 14 घंटे उसमें पढ़ाया होगा। तो अब पूरा तो पढ़ाना अभी यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो हमने केवल डिस्काउंट पकड़ा है। फिर डिस्काउंट में भी जो चीजें हैं बेसिक, वो हम यहां पर समझेंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तैयार है सब लोग? चलिए, तो आपको पता है कि हमने सबसे पहले सरलीकरण पढ़ा था, फिर आय व्यय और बचत पढ़ा था, घातांक और करनी पढ़ा था कल। आज बारी है छूट की, और कल बारी है शेषफल। रिमाइंडर वाले जो सवाल आते हैं ना, शेषफल वाले, रिमेनिंग वाले, रिमाइंडर वाले, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आप उसको अटेंड करिएगा। और ये पूरे 10 दिन का शेड्यूल है। ये 10 दिन खत्म होंगे, फिर मैं आपको अगले 10 दिन का शेड्यूल दूंगा, और ये हमारा जारी रहेगा। फिर समय कार्य में हम कार्य छोड़ने वाले सवाल करेंगे, इकाई अंक वाले सवाल करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में गुने वाले प्रश्न करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, विभाज्यता। और इस क्लास को अटेंड करने के फायदे क्या क्या हैं वो आपको अब पता ही है ना। और आप जब विनर्स के चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो जितनी भी पुरानी क्लासेस है वो आपको दिख जाएगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टारगेट 2024 के नाम से, और इसके अंदर जो क्लासेस हो रही है, आगे जो होंगी और जो हो चुकी है लेटेस्ट की, वो आपको इसमें मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो आप इसमें से देख लेना, ठीक है। और डिजिटल सम आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता। नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो, क्योंकि आज भी जब हम करेंगे तो डिजिटल सम की जरूरत पड़ेगी। और डिजिटल सम हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आना ही चाहिए। और ये आप जब एक आध बार पढ़ोगे तभी समझोगे कि अरे ये तो बहुत काम की चीज है। तो आप YouTube पे सर्च करिए डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल। 2 लेक्चर्स आपको मेरे मिलेंगे, और आपने जिस दिन इनको पढ़ लिया उस दिन से आपका जीवन अलग ही दिशा में चला जाएगा। कैलकुलेशन आपका 7वें आसमान को छू जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चेंज ये करा है कि कल रविवार को हम पढ़ाई ना करके, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे भी लगातार एक्टिव है। तो कल रात को 8 बजे, रविवार को रात 8 बजे, क्योंकि कल संडे है, तो मैं आपको बीच बीच में एनटीपीसी, ग्रुप डी और आने वाली जो भी भर्तियां हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि सर इनमें कितनी सैलरी होती है, पढ़ना क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्या पूछा जाता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2। तो कल कल रात को 8 बजे मैं एनटीपीसी की पूरी जानकारी दूंगा, ए टू जेड पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। फिर उसके बाद जब आप चाहोगे तो एक दिन ग्रुप डी की पूरी जानकारी दे दूंगा मैं। तो कल संडे स्पेशल रेलवे का एनटीपीसी, क्योंकि इसको, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसको सब भर सकते हैं। इससे आप क्या बनते हैं, क्या पद मिलते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, वो सब मैं बताऊंगा। क्योंकि रेलवे 5 साल से जो भी था उसको हम छोड़े, आगे क्या होगा उसको छोड़े, इस साल जागा हुआ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना ही समझदारी है। और आप किसी भी राज्य के हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, रेलवे के फॉर्म आपको जरूर भरने चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वो आपको करूंगा, गाइडेंस हो, प्रिपरेशन हो, सिलेबस, और जहां जहां जो मदद लगेगी। तो कल रात को 8 बजे अगर आप रेलवे एनटीपीसी के बारे में नहीं जानते हैं तो कल जुड़िए। कल मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, और इसके अलावा और जो परीक्षाएं आगे आ रही है उन सब की जानकारी दूंगा। रेलवे ने अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया है और पूरा बता दिया है कि भाई इस साल हम कब कब नोटिफिकेशन निकालेंगे, अगले साल कब निकालेंगे, और ये साल दर साल चलेगा, ऐसा कहना है।
उसका वीडियो अलग से उपलब्ध है, वो आप लोग देख लेना। तो कल रात को 8 बजे एनटीपीसी की संपूर्ण जानकारी, और परसों जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है शेषफल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर, वो हम करेंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और एक छोटी सी चीज आप सबको और मैं दिखाना चाहता हूं, पहले मैं अपने आप को गायब करूंगा ताकि आपको फोटो और क्लियर दिखे। तो आपको पता होगा कि हमने मेरे बर्थडे पर लंच विद आदित्य सर करके एक स्कीम निकाली थी, जिसमें हमने एक टेस्ट लिया था और उसमें लकी ड्रॉ के माध्यम से 10 बच्चों को चुना था। तो आज वो सभी विद्यार्थी इंदौर आए थे, आज उनके साथ हमने लंच किया, उन्हें इंदौर के दर्शन कराए। आपको मेरे बाजू में फोटो दिखेगी, ठीक है। राजबाड़ा है, लाल बाग पैलेस है, यहां का अन्नपूर्णा मंदिर है, फिर काफी चर्चाएं हुई, ऑफलाइन क्लासेस की विजिट, ये सब मैंने आज सारे विद्यार्थियों को कराया है। तो आज मेरा पूरा दिन इन विद्यार्थियों के साथ ही बीता है, ठीक है। चलो, इसका फुल वीडियो भी आएगा जल्द ही, आपको वीडियो भी हम देंगे और उसमें सारी जानकारी और कैसा रहा वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब बातें खत्म करते हैं और अब जरा बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आप समझें, एक तो होता है भैया डिस्काउंट, जिसको शुद्ध हिंदी में हम छूट कहेंगे और शुद्ध हिंदी में हम इसको बट्टा कहेंगे, ठीक है। अब आपको इसके अलावा 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपको यह पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होती है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है। जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि ये मैं बताऊंगा तो आधा घंटा मुझे लगता है ये सबको डिटेल में समझाने में, पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, जितना काम का है वो बता देता हूं। और तीसरा होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना भाई। तो थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। और फिर हम डिस्काउंट के टाइप्स भी देखेंगे कि डिस्काउंट के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहला क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, तीसरा अंकित मूल्य, है ना। हां, अब यहां पे क्रय मूल्य का मतलब होता है जब आप कोई चीज जितने में भी खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया। अब जनरली जो चीज जितने की बनती है, जितने की हमें पड़ती है, एक दुकानदार के पॉइंट से सोचें, कंपनी के पॉइंट से सोचें, तो वो क्या करते हैं, उसकी कीमत बढ़ा के लिख देंगे कि भैया एमआरपी। इसको आप और हम अपने निजी जीवन में किस नाम से प्रयोग करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इसको क्या कहते हैं, एमआरपी। 100 रुपए की चीज है, हमने उसके ऊपर क्या लिख दिया, हमने उसके ऊपर लिख दिया 140, ये हो गई उसकी एमआरपी। फिर भारत के हर नागरिक का जो एक राष्ट्रीय अधिकार है, बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, डिस्काउंट मांगना, है ना। तो जब हम दुकानदार से बोलते हैं कि नहीं कम तो करना पड़ेगा, तो दुकानदार ने मान लो उसी चीज को आपको कितने में दे दिया, 125 में, और हमारी खुशी 7वें आसमान पर, क्योंकि हमने 15 रुपए कम कराए हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता कि 25 रुपए महंगा खरीदा है ना। खैर, ये तो विधि का विधान है, ये तो अगर जितने का मिल रहा है उतने में बेचेंगे तो फिर सामने वाला कमाएगा क्या, है ना। तो 3 चीजें आपको यहां पे समझनी है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अब अगली बात यह है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो संबंध होता है उसे ही छूट कहा जाता है, उसे ही डिस्काउंट कहा जाता है। यह ध्यान रखिए, हम कभी भी डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो आता है उसे ही लाभ या हानि कहते हैं, है ना, उसे ही प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है कि भाई मुझे कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, तो जो भी लाभ हानि है आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है, यह ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट की बात करूं मैं
तो डिस्काउंट के केस में क्या होता है भाई, जो भी डिस्काउंट है उसके लिए हमेशा मार्क्ड प्राइस, यानी आप अंकित मूल्य हमेशा कैलकुलेट करोगे, अंकित मूल्य पर कैलकुलेशन करोगे एंड मल्टीप्लाई 100 का करोगे। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर कैलकुलेट होता है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है ना। तो आपको डिस्काउंट पता लगाना है। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद पता चलता है विक्रय मूल्य, है ना। तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करोगे, अंकित मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाय 100, पता चलेगा कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। दूसरी बात, लाभ या हानि पता लगाना है तो लाभ हानि हमेशा कैलकुलेट होगा क्रय मूल्य पे, नीचे रखोगे क्रय मूल्य, गुणा करोगे 100 का, तो पता चलेगा कितने का प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में हुआ। उम्मीद है दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अगली बात करते हैं। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं। हमारे पास खाली जगह है क्या? हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसके टाइप्स यानी इसके प्रकार। किसके? डिस्काउंट के। दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। एक को हम कहते हैं एकल छूट, इसको और समझ लो फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। एकल छूट को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिंगल डिस्काउंट। और दूसरा होता है भाई क्रमिक छूट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है। और आपने ये दोनों ट्रेंड कई बार देखे होंगे। एक उदाहरण देता हूं, मैंने एक तरफ लिखा 25% की छूट, आपके पास एक विज्ञापन है जिसमें क्या लिखा है, 25% की छूट, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, 15% व 10% की छूट। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम इसको और कर लेते हैं, हम इसको 24% कर लेते हैं, है ना। एक तरफ लिखा है 24% की छूट और एक तरफ लिखा है 15% व 10% की छूट। दोनों में मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, दोनों का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फुल स्क्रीन पे पढ़ें। आप कमेंट में अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत को बिल्कुल भी खराब ना करें। जो कमेंट वाले हैं उनको कमेंट में परेशान होने दो, उनको पढ़े रहने दो। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, फुल स्क्रीन पे पढ़ें। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा पढ़ाने में, आप अपनी ताकत लगाइए पढ़ने में, है ना। फुल स्क्रीन करके पढ़ो, जहां जरूरत होगी मैं खुद आपसे कमेंट करने का बोलूंगा। पढ़ने पे ध्यान लगाओ यार, आप बाकी सबको जान दो, है ना। अब आपके सामने दो स्कीम है ना। 24% का मतलब है कि एक बार में ही 24% का डिस्काउंट। मतलब इसको मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो सीधा मुझे 24 रुपए की छूट मिल रही है, मतलब वो चीज मुझे कितने रुपए में मिल जाएगी, वो चीज मुझे 76 में मिल जाएगी। ये वन टाइम है, इकट्ठी है, वन शॉट है, एक बार की छूट फिक्स है, 24% मिलेगा। जितने की भी चीज है 24% डिस्काउंट के बाद मिलेगा। 100 में से 24 रुपए गए, आपको कितना पे करना है, 76। अब उस तरफ चलते हैं। देखो आपको लगेगा कि ये 25% है, 15% प्लस 10% आपको क्या लगेगा कि ये 25% है। और कई लोग, मुझे लगता है कि जब उनके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तरफ 24% चुनना है, एक तरफ 15 और 10% चुनना है, अधिकतर लोग जिनका गणित कमजोर होगा और लेकिन लालच ज्यादा होगा, वो बोलेंगे ये ज्यादा अच्छा है ना यार, 15 और 10 25% डिस्काउंट मिल रहा है। और यहीं पे आपके साथ जो है क्या हो जाएगा, खेला होबे हो जाएगा, है ना। देखो इसका मतलब यह है कि पहले 15% का डिस्काउंट मिलेगा, फिर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? कोई भी चीज है तो वो डायरेक्ट 25 का डिस्काउंट नहीं देंगे, पहले 15 का डिस्काउंट देंगे। तो 100 में से 15 गया, आपके पास कितना बचा, 85। अब 85 पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, 85 पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 85 का 10% क्या होता है, 85 का 10% निकालने जाओगे तो वो 8.5 आएगा। ठीक है। तो 85 में से 10 कम नहीं होगा, 85 का 10% कम होगा। 85 का 10% 8.5। अगर इसको आपने घटाया तो 5 गया, 3 गया, तो यह आएगा 76.5। यानी आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 76.5। और ऐसा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कई कंपनीज
इस प्रकार के ऑफर निकालती है। इसको आप लिखा हुआ ऐसा दिखोगे, 15% प्लस 10% ऑफ। आपने कभी ऐसा प्लस लगाया हुआ दिखा होगा। तो कभी भी ऐसा लिखा दिखे, इसका मतलब ये एक डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट पर डिस्काउंट है। केवल देखो 25% लिख देते तो 25 देना पड़ता, 15 प्लस 10 लिख दिया तो गड़बड़ हो गया मामला, है ना। अभी हम ये भी कैलकुलेट करेंगे कि ये है कितना। तो आपका फायदा किधर था, इधर 100 रुपए पर 24% का डिस्काउंट, यानी यहां पे 76 रुपए देने पड़ रहे थे। केवल लिखने का तरीका बदलने से उन्होंने 50 पैसे का फायदा कमा लिया, है ना। आपको वही चीज जो 76 में मिल रही थी वो अब कितने में मिल रही है, 76.5। जबकि आपको क्या लग रहा था कि 25% का डिस्काउंट है, नहीं, आपको नुकसान है इस डील में। 24% ज्यादा फायदेमंद है बजाय 15 और 10% डिस्काउंट लेने के। तो सवाल ये उठता है कि ये है कितना। और ऐसे सवाल भी परीक्षा में आते हैं, आपसे कहा जाएगा कि 15% और 10% की छूट को एकल बट्टा बताओ, 15% और 10% की क्रमागत छूट का एकल बट्टा बताओ। मैं फिर से प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, सुनिएगा। 15% और 10% के क्रमागत छूट को एकल छूट में बदलिए। कन्वर्ट 15 एंड 10% सक्सेसिव डिस्काउंट इनटू सिंगल डिस्काउंट। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर ये 25 नहीं है तो ये है कितना। आइए सत्य की खोज करते हैं। तो भाई आपके पास 100 है, पहले आपने 15 दे दिया। खैर हमने 100 माना ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बस इनका अंतर ले लेते हैं। 100 मान के ही हमने करा है। तो 100 में से अगर 76.5 घटाया तो एक्चुअल में ये 24.5%, सॉरी, एक्चुअल में ये कितना था, एक्चुअल में ये 23.5% था। ठीक है, ये कितना परसेंट डिस्काउंट है। अगर इसको मैं एकल बट्टा बनाता हूं, सिंगल डिस्काउंट बनाता हूं, सो दिस इज 23.5। तो आपको जो 15 प्लस 10 25% दिख रहा है, दैट इज नॉट 25%, वो है 23.5%। तो अब सोचो 24% में फायदा है कि 23.5 में फायदा है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अभी इनसे जुड़े हुए हम बहुत प्रकार के सवाल करने वाले हैं और मामला आपका धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, है ना। अच्छा, मैं आपको आगे बता दूं एक चीज और, कि आप इनको ऐसे भी बदल सकते हो। एक सूत्र का भी प्रयोग होता है, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100। आपके पास अगर दो डिस्काउंट है और आपको पता लगाना है कि भाई टोटल कितना, तो आप इसमें रख दो। देखो x प्लस वाई यानी 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25। फिर आएगा 15 इंटू 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। और 15 और 10 150 बटे 100 यानी आ गया 1.5। 25 में से 1.5 गया तो आप कह सकते थे कि सर ये कितना है, 23.5 है। ठीक है, जितनी बात समझ में आ रही उतनी समझो, अगर कुछ ऊपर से जा रहा है तो लोड मत लो। अभी मैं सब आपको सिखाऊंगा, प्रश्नों से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो अभी बढ़िया आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, बेसिक आपको क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए, तो अब थोड़े नॉर्मल सवालों पे हम बढ़ते हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई, पहला तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इनका संबंध। फिर हमने सीखा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है और प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है। दूसरी बात, हमने टाइप्स ऑफ डिस्काउंट देखे, डिस्काउंट के प्रकार देखे। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एकल और क्रमिक, यानी सिंगल और सक्सेसिव। कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होता है, वो हमने समझा। बाकी चीजें प्रश्नों के साथ हम सीखेंगे तो ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। तो पहला सवाल आपके सामने है, बताए सभी इसका आंसर। रेलवे का ही पहला सवाल है अपना भाई, है ना। और ये क्लास आगे जो रेलवे, एसएससी या पुलिस या एसएससी के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, जीडी, इन सब में आपको बहुत काम आनी है ना। सवाल बहुत अच्छे चुन चुन के हम लाते हैं, आपको बहुत फायदेमंद ये क्लास रहने वाली है। हाँ, चलो लाइक के बटन का प्रयोग करो जरा। हाँ,
चलो बता दूं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और विक्रय मूल्य 130 है, छूट बताइए। मैंने आपको पहले ही कहा है और आया हुआ सवाल है, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? अंकित मूल्य पे। मार्क्ड प्राइस यानी एमआरपी 170 है और बेचा कितने में है भाई? बेचा 130 में है। तो 170 पर 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 40 का डिस्काउंट इज गिवन ऑन 170। नीचे आप हमेशा मार्क्ड प्राइस रखेंगे, ये बात ध्यान रखें। तो आपके 0 से 0 गया, तो ये आ गया 400, ये आ गया 17, है ना। तो सॉल्व करो, 17 का दुगना हो गया 34, 34 बचा 6 और 0, फिर 17 तिया 51, तो 23 अच्छा उसमें भी फिर 23 वाले भी दो ऑप्शन है, तो ये दो आंसर तो नहीं हो सकते, है ना। तो आपने कर दिया 6 0, 17 तिया 51 बचा 9 0, तो अब कितना हो जाएगा? 17 इंटू 5 85, तो 23.5 वाला आंसर आएगा, है ना। तो आपका आंसर आएगा कि यहां पे कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 23.53% का, 23.53 का। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई तकलीफ? आया भाई समझ में? इसलिए मैंने आपको बेसिक पहले पढ़ाया। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। 25% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 24,750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य क्या होगा? मैं आपको पहले यह बोलता हूं कि जब भी ऐसी 2-3 कंडीशंस हो ना, तो एक एक से करना है अपने को काम। हम हालांकि सबको आखिरी में इकट्ठा कर देंगे, पर बारी बारी से चलेंगे। पहले इसको देखते हैं, 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, रेशो वाली। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, इस फोटो को बाजू कर देता हूं, अपने पास जगह है, तो मैं आपको यहां पे एक चीज और सिखा देता हूं कि डिस्काउंट में आप रेशो का यूज कैसे करोगे, इसको सुन लेना, है ना। नोट्स में से फोटो हटा दूंगा मैं, नोट्स में ये प्रॉपर आएगा आपको। हर क्लास के बाद जो आपको पीडीएफ मिलती है वो आज भी मिलेगी, और उसमें से ये सब हट जाएगा, है ना। तो रेशो की दुनिया में जैसे कहा कि भैया 25% की छूट दी गई, 25% का डिस्काउंट दिया गया, तो 25% का मतलब होता है 1/4। याद रखना, जब डिस्काउंट की दुनिया में आप परसेंटेज का यूज करेंगे तो जो नीचे होता है वो मार्क्ड प्राइस होता है, जो नीचे होता है वो अंकित मूल्य होता है, ठीक है। और ऊपर इस पर दी जाने वाली छूट, इस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट जो हमेशा माइनस होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का रेशो बताइए। तो आप कहोगे सर हम 4 पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 4 पर 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी रेशो क्या बनेगा? रेशो बनेगा 4:3। आया इतना समझ में? 4 पर 1 का डिस्काउंट, तो 4 में 1 गया, आंसर आ गया आपका, रेशो आ गया 4:3। यानी 4 रुपए की चीज थी, डिस्काउंट के बाद वो कितने की हो गई? 3 की हो गई। तो डिस्काउंट की दुनिया में अगर आपने परसेंटेज यूज करा तो जो नीचे आएगा वो अंकित मूल्य कहलाएगा, मार्क्ड प्राइस कहलाएगा, और उस पर आप 1 रुपए 2 रुपए जो भी होगा उस पर डिस्काउंट हो जाएगा। आ गया समझ में? सवाल पर चलते हैं वापस। 25% का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया का मतलब हुआ मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। 4 पर 1 का डिस्काउंट, 4 से चीज कितने की गई? 3 की। अब मुझे यह बताओ कि बेचा है इतने में, यानी ये विक्रय मूल्य है, तो 24,750 अगर विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, तो मैं भाग 3 का दूंगा, और मुझसे, ठीक है, इस पे गुणा करूंगा मैं 4 का। तो सोचो 4 का गुणा करने पे मुझे क्या मिलेगा? अंकित मूल्य मिलेगा। अभी हल करने की जल्दी मत करो, आगे पढ़ो। समझ गए? विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का भाग देंगे, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य का गुणा करेंगे। अनुपात का हमने सिंपल सा प्रयोग किया यहां पर। अब आगे सुनिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। आप मुझे बताइए कि 4 का गुणा करेंगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे अंकित मूल्य मिलेगा। बोल रहे हैं क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अगर मैं अंकित मूल्य का
60% निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इससे मुझे अंकित मूल्य पता चलेगा और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अगर मैं इसका 60% निकाल देता हूं तो 60% निकालने पर मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो अब भाई इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो 3 से ये कैंसिल हो गया 20 बार, ठीक है। अब मैं इसके आगे आपको कहता हूं कि डिजिटल सम लगा के देख लो, अगर मामला जम जाए तो लग जाएगा डिजिटल सम, है ना। नीचे 3 था तो हमने 3 को हटा दिया क्योंकि ये तकलीफ देता है। अब डिजिटल सम की दुनिया में प्रयोग करते हैं अपन, है ना। तो देखो 4 का दुगना कितना हो गया? 8। यहां पे आ जाओ तो 7 और 2 9, 5 और 4 9 यानी 9। 9 का गुणा किसी से भी करोगे 9 ही आएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम क्या हो? 9 हो, है ना भाई। तो 9 गया, 5 और 1 6 नहीं हो सकता। 9 गया, 6 और 1 7 नहीं हो सकता। 9 गया, 7 और 1 8 नहीं हो सकता। 9 गया, 8 और 1 9 बिल्कुल हो सकता है। तो बधाइयां आपको, डी इसका आंसर है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल सम, है ना। यह है डिजिटल सम की ताकत कि आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। भाई वैसे भी 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 का गुणा किसी से भी करोगे 9 ही आएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 9 बचे, और ऐसा केवल डी ऑप्शन है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अधिक जानकारी के लिए इस क्लास के खत्म होते ही यूट्यूब पर जाएं, डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल नामक वीडियो सर्च करें, 2 घंटे का समय निकाल के इन जादुई वीडियो को देखें और आप उस रहस्य को जानें जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान बनाया जाता है। और आजकल ये खूब चल रहा है, ये आना ही चाहिए आपको, इसलिए इन वीडियोस को देखिए, ठीक है। हाँ, डिवाइड में 3 हो तो उसके लिए भी डिजिटल सम वाली क्लास देखो। सब यहां बताएंगे तो वहां क्या देखोगे फिर तुम? समझ गए भाई? हल मत करो, इससे अंकित मूल्य मिलेगा, उसका 60% निकालोगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। सॉल्व करा, डिजिटल सम 9 है, 9 आंसर है। नहीं आता डिजिटल सम, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। तीसरा सवाल आप सबके सामने, पढ़िए इसको बड़े ही प्रेम पूर्वक। अच्छा, एमपी पुलिस के समय देख लिया था, ठीक है। हाँ जी, एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर इतने में बेचता है। अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। देखो फिर बारी बारी से चलेंगे, दो तीर मार रहे हैं, पहले एक एक झेलेंगे अपन, है ना। 18% का डिस्काउंट, तो देखो 18% को भिन्न में बदलने से बेटर है कि आप डायरेक्ट करो। अब ये चीज आपके दिमाग में ही हो सकती है कि 100 में से अगर 18% का डिस्काउंट दिया तो किसी भी चीज को कितने में बेचोगे? 82 में। डिस्काउंट देकर इतने में बेचा है, यानी 123 रुपए में बेचा है डिस्काउंट देकर, यानी ये 82% है। तो 100% कितना? और काटापीटी मत करो, पहले ये बताओ कि इससे क्या मिलेगा। अगर ये 82% है तो 100% कितना? इससे आपको मिलेगा मार्क्ड प्राइस, इससे आपको मिलेगा अंकित मूल्य, है ना। यानी जो पहले प्राइस सेट था, अगर अंकित मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता। यानी इसको हल करने पर जो भी मिलेगा उसके अंदर 25% का लाभ शामिल है, यानी ये अपने आप में 125% है। अगर ये इसके अंदर 25% का लाभ शामिल है तो ये 125% है, तो 100% कितना? ऐसा करने से एक बार में आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया या नहीं आया? ठीक है भाई, क्लियर। अगर ये 82% है, क्योंकि 18% का डिस्काउंट दिया, 82 है तो 100% कितना? लेकिन जो मूल्य मुझे मिलेगा उसके अंदर 25% का लाभ शामिल है, मतलब वो अपने आप में कितना है? ये अपने आप में 125% होगा, तो 100% कितना? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 5 बार, ओके। और मैं कहता हूं यहां पे कि डिजिटल सम लगा लें क्या,
है ना। डिजिटल सम लगा लेते हैं तो मामला फिर इजी हो जाएगा। तो 3 2 5 और 1 हो गया 6, 6 का गुणा 4 में करा 24, 24 का मतलब भी कितना आ गया 6, तो ऊपर आ गया आपका 6, 8 और 2 10 मतलब 1 और यहां आ गया 5, 5 आने पे हमेशा आप 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 12 मतलब हो गया 3। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम कितना हो, जिसका डिजिटल सम 3 हो। 4 2 6 और 1 7 नहीं हो सकता, 5 6 और 1 7 नहीं हो सकता, 5 2 7 और 1 8 नहीं हो सकता, 2 और 1 3 बिल्कुल हो सकता है। तो सी आपका आंसर है। ठीक है भाई। तो आपने इस सवाल को भी डिजिटल दुनिया से उड़ाया, डिजिटल सम। समझ आया है ना। 3 आया है डिजिटल सम, तो 3 है, 2 और 1 3, 3 आपके प्रश्न का आंसर है, मतलब 120 आंसर है। वेरी गुड। एलपी का बैच स्टार्ट हो चुका है विनर्स के एप्लीकेशन पर 1 तारीख से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4। एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। 12% की छूट देकर बेचता तो कितने का लाभ कमाता। मैं आपको इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं, और यह ट्रिक आपको कई जगह लगेगी, है ना। और यह ट्रिक देखने के बाद आप कहोगे कि गजब है। इसको लोग बहुत लंबी मेथड से बताते हैं, और मैंने बहुत रिसर्च करके एक खोज करी है। डिस्काउंट हमेशा नीचे रखिए, प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखिए। और अगर आप मैथ्स फाउंडेशन में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इसको भी समझाया है कि ऐसा क्यों, पर अभी क्यों का बताने में ही 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो अभी सीधा क्या है, आप फल खाइए, मतलब जो है वो लीजिए, कहां से आया उसकी चिंता मत करिए। तो डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर। और बस इतना सा करके आप इस सवाल को चंद सेकंड्स में उड़ा सकते हो। पर संख्याएं थोड़ी ऐसी दी हैं कि आपको कैलकुलेशन करवा देगी, नहीं तो बहुत आसान सवाल है ये वाला। हाँ, आईटीआई नहीं है तो मुकेश आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई। अब देखो 18% की छूट दी, तो 100 में से 18 गया, तो डिस्काउंट नीचे रखना है, तो 30% का लाभ होगा, यानी 100 में जुड़ेगा। अगर 12% की छूट दें, सॉरी 18% यानी 82, अगर 12% की छूट दें यानी 88, तो कितने का लाभ होगा। बस इसको सॉल्व करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, 18% की छूट दी तो 30% का लाभ, अगर 12% की छूट दें तो कितने का लाभ। और लाभ हमेशा 100 के ऊपर ही आता है, तो या तो आप हल करके आखिरी में 100 में से घटा लें, और नहीं तो डायरेक्ट 100 प्लस एक्स लिख लें। मैं जनरली यहां पे एक्स लिखना या कुछ भी लिख लो, क्योंकि पता है कि आंसर 100 से ज्यादा ही आएगा, आखिरी में 100 से घटा लेंगे। इसको अब सॉल्व करो। यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा, जहां ऐसा आ जाता है ना दशमलव के 2 स्थान तक, क्योंकि डिजिटल सम तो भाई अनंत तक जाएगा, और इन्होंने तो दशमलव के 2 अंक के बाद रोक दिया, तो यहां डिजिटल सम नहीं लगा पाओगे। चलो सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, 2 से ये कैंसिल होगा 41 बार 41, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार 65 बार, ये इधर आ जाएगा। तो 65 गुणा 88 डिवाइडेड बाय 41 इज इक्वल टू एक्स, या 100 प्लस एक्स। और कैलकुलेशन बड़ा ही तगड़ा दे दिया है इन्होंने आप लोगों को, है ना। तो 65 और 88 का गुणा करते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि इससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए अगर हम 130 की जगह अगर इसको काटा होता तो थोड़ा और ठीक हो जाता। इसको 2 से उड़ाया तो इसको भी 2 से उड़ा दो, ये इधर आ गया। तो ये हो गया 130, 44 और 41, बात वही है। 130 का गुणा करना ज्यादा आसान है, तो 0 आ गया, है ना। 13 इंटू 4 52, कैरी 5, 52 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 57, 57, और भाग देना है 41 का।
अब 41 का भाग देंगे, ठीक है। पहले आपने एक बार दिया, 41 गया तो 7 में से 1 गया, 5 में से 4 गया और यहां पे 2 आ गया। अब 41 का पहाड़ा कितनी बार ले पाओगे? तो आप 41 का पहाड़ा 3 बार ले पाओगे, है ना। 4 बार लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 41 का 3 गुना, तो 4 तिया 12 और 3 यानी 123, है ना। अगर ये 63 होता, 162 में से 123 गया तो आपके पास 39 बचा, यानी 390 बचा, है ना। अब यहां पे आपने क्या करा, 41 का पहाड़ा लिया, कितनी बार ले सकते हो भाई? 9 बार, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 इंटू 4 36, तो आप 9 बार पहाड़ा ले पाएंगे। तो मुझे पता चल गया कि 139 दशमलव कुछ कुछ में इसका आंसर आएगा। अगर मैं 5720 में 41 का भाग देता हूं तो 139 दशमलव समथिंग समथिंग में आंसर आएगा। यानी अब ये देखो कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 39 पॉइंट समथिंग समथिंग ज्यादा है, यानी डी आपका आंसर आएगा। ट्रिक हमारी बहुत अच्छी है, पर उन्होंने यहां जो कैलकुलेशन दे दिया इसने हमारा समय ले लिया, ठीक है। आंसर आएगा 139 पॉइंट समथिंग समथिंग, प्रॉफिट है तो 100 से ज्यादा आएगा ही। 100 से कितना ज्यादा है? 39 पॉइंट समथिंग, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। अगर दशमलव के बाद कभी अंक ज्यादा हो तो जितना जरूरी उतना भाग दे दो, जरूरी नहीं कि भाई तुम्हें 51 भी निकालना है। जब 39 से ही काम हो रहा है, क्योंकि 39 एक ही ऑप्शन में, तो आगे क्यों हल करना, है ना। तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही काम चल सकता है, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ। कोई दिक्कत परेशानी? चलो, आया समझ में। डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर। आप इस ट्रिक का यूज करिए, और अभी आगे कुछ और सवाल आएंगे जिसमें मैं आपको यही अप्लाई करके बताऊंगा, मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन, एक स्मार्ट टीवी को 16/17/00 में खरीदा, इसका मूल्य 30% अधिक अंकित किया और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, बिक्री का लाभ क्या है? ये सारे आंसर परसेंटेज में है, ये लिखा हुआ है, एग्जाम में आएगा नहीं, मैं आपको बस आपकी समझ के लिए बता रहा हूं। अब आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूं। मैथ्स में ऐसे कई प्रश्न और कई चैप्टर्स हैं जहां पे इस प्रकार का भी तय करना बहुत जरूरी है कि कहां पे रुपए का यूज करना है, कहां नहीं करना है। जब भाई तुमने प्रश्न परसेंटेज में पूछा है तो हम रुपए का क्या करें? बिना रुपए का यूज करे आप इसका आंसर दे सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। आपने उसका प्राइस 30% ज्यादा अंकित कर दिया, यानी आपने उसका प्राइस कितना कर दिया? 130% कर दिया, और इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 130 का 20% कितना होता है? 26। 26 गया तो कितना बचा? 104, है ना। मुझे बताइए, हर चीज 100% होती है, पहले आपने उसका प्राइस 30% बढ़ाया, यानी 130 कर दिया, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, 13 दूनी 26, तो वो चीज कितने की हो गई? 104 की। तो जो 100 की चीज थी वो कितने की हो गई? 104 की, यानी आपने कितना लाभ कमाया? 4%। तो जब रुपए की जरूरत ही नहीं है तो क्यों यूज करना? आपने रुपए में कुछ पूछा ही नहीं, तो हम रुपए का यूज करेंगे ही नहीं। रुपए का यूज करके भी आंसर दे सकते हो, पर जरूरत ही नहीं है तो क्यों यूज करना? जब काम सीधा सीधा हो रहा है तो काहे परेशान होना, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये बहुत दमदार सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब आपने बेसिक, और बेसिक कहीं दूर नहीं जाना है, जो मैंने आपको आज ये बेसिक समझाया ना, अगर आपने इतना अच्छे से समझ लिया होता तो आपसे ये वाला जो सवाल है बढ़िया समझ में आएगा आपको। एक बार या दो बार सवाल को पढ़िए, बाकी फिर मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, पढ़ने का खेल है भाई, ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा।
राम राम भाई, राम राम। पढ़ लिया। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। देखो भाई, जहां विक्रय मूल्य और यह आया, छूट आया, मतलब दो चीजें हैं। पहला है सेलिंग प्राइस, और आपके लिए मैं आखिरी बार हिंदी में लिख रहा हूं, अब इसके आगे केवल हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है। इन्होंने कहा कि जो डिस्काउंट है उससे 3 गुना विक्रय मूल्य। ध्यान से समझना, और जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, है ना। विक्रय मूल्य डिस्काउंट का 3 गुना है। मुझे पता है कि यहां जो भी आएगा और यहां जो भी आएगा, इनके बीच का अंतर डिस्काउंट कहलाता है। माना डिस्काउंट 1 है तो विक्रय मूल्य उसका 3 गुना है। पढ़ो लाइन, विक्रय मूल्य डिस्काउंट का 3 गुना है। अब अगर ये 3 है और 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब अंकित मूल्य 4 रहा होगा। 4 में 3 हो गया, 1 का डिस्काउंट, और विक्रय मूल्य डिस्काउंट का कितना है भैया? 3 गुना है। तो सारा मामला सही है। ओके, डन। आगे चलो। छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है, यानी आपने जितने का डिस्काउंट दिया उतने का ही प्रॉफिट भी हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो आप कहोगे सर हमने 1 का डिस्काउंट दिया है 4 पर। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि हमने 25% का डिस्काउंट दिया। अगर 25% का डिस्काउंट दिया तो ये महाशय ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट भी यहां पे 25% का ही है। क्या बोल रहे हैं? छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, यानी जितने परसेंट का तुम डिस्काउंट दे रहे हो उतने का ही प्रॉफिट हुआ है। अगर डिस्काउंट 25% का है तो प्रॉफिट भी कितने परसेंट का है? 25% का है। सवाल में दम है आसान, लेकिन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो आप गिर ही पड़ोगे इसको पढ़ पढ़ के। छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए, है ना। प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो भाई हम पहले तो यह पता लगाएं कि यहां पे क्रय मूल्य क्या है ना, यहां पे डिस्काउंट क्या है, पहले तो वो पता लगाते हैं। ठीक है, यहां तक सब सही है। अब मुझे बताओ, 25% का डिस्काउंट मिला, है ना, और यहां पे एक है डिस्काउंट और एक है कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो मुझे पता है कि डिस्काउंट तो 1 का है ना। हमने 3 रुपए में कोई चीज बेची है और 25% का लाभ कमाया है, यानी ये 125% है। तो 100% कितना? ध्यान से सुनना, 3 रुपए में बेचा है और लाभ भी 25% का है, यानी अगर ये 125% है तो 100% कितना? तो भाई एक काम करो, इसको हम डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकते थे। ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। 5 इधर आ जाएगा तो 5 बन जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 5/12, 5:12, 5:12। ठीक है। एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और जीडी का लगभग लेवल सेम होता है। अभी मैं आपको जीडी के भी कुछ सवाल कराऊंगा। आप कहोगे सर ये जीडी का है कि सीजीएल मेंस का है। मैंने कई बार देखा है मेंस में, सीजीएल में सवाल आसान आते हैं, जीडी में भयंकर खतरनाक आते हैं। 1-2 सवाल मैंने आज डलवाए हैं, टीम को बोला है कि यार ऐसे सवाल डालो जीडी के, तो अभी आएंगे, आप देखना। आप बोलोगे ये जीडी का सवाल है, ये तो मार ही डालेंगे हमको। ठीक है, समझ आ गया? डिस्काउंट 25% का है तो प्रॉफिट भी 25% का है। तो 3 रुपए के अंदर 25% का प्रॉफिट शामिल है, यानी 125% है। तो 100% कितना? ये 5 इधर आ गया, 4 तिया 12, आंसर आ गया 5/12। किसी देवी या सज्जन को कोई तकलीफ हो तो बताओ। यूपी पुलिस के लिए तो बिल्कुल काम का है, कोई तकलीफ ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। आ जाओ आगे। एक और जलेबी की तरह सीधा साधा प्रश्न हम करवाते हैं आपको। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, छूट प्रतिशत बताइए। वैसे ये काफी आसान है। देखो,
अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। तो भाई इसको अंकित मूल्य को यहीं रहने दो, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को इधर ले आओ, 5 और 5 हो जाएगा 25, 8 दूनी हो जाएगा 16। तो इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य क्या है? कवि ये कह रहे हैं कि 25 रुपए की चीज को तुम 16 में बेच रहे हो, 25 की चीज को 16 में बेचा, यानी 9 रुपए का डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, यानी यहां पे 36% की छूट दी गई है। यह आपका आंसर है। आया समझ में? ठीक है। 5 और 5 25, 8 दूनी 16, 25 की चीज 16 में बेची, 9 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, अंकित मूल्य नीचे, 36% की छूट दी गई है। चलिए अगला सवाल। ओके, सपना जी कह रही है सर चाय पी लीजिए। सपना जी हमने चाय, कॉफी, दूध सब बंद कर दिया है। नो मिल्क प्रोडक्ट्स। ओनली ग्रीन टी। वेरी गुड। अच्छा, 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्रदान किए गए प्रॉफिट के बराबर है। मैंने जो लिखा है वही का वही आसान भाषा में लिख दिया। इन दोनों लिखने के तरीके में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर मैं हल करके बताऊं। ठीक है। हम्म। क्लियर? 12 का क्रय मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 संतरों का डिस्काउंट 5 के प्रॉफिट के बराबर है। इससे आपके हाथ में बहुत सारे राज लगने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस को ले आओ, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार। ओके भाई, ये डिस्काउंट है, इसके नीचे प्रॉफिट ले आओ, किसी को कहीं भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता। 5 और 10 है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे हाथ में दो बहुत काम की चीज लग चुकी है। ठीक है, अब आपसे बोला है डिस्काउंट बताइए, तो अब भैया तीसरे हीरो की एंट्री कराते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो मार्क्ड प्राइस भी तो आएगा, है ना? अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, प्रॉफिट कितने का है? यहां पे प्रॉफिट 2 का है। और प्रॉफिट हमेशा किनके बीच की बात होती है? लाभ या हानि हमेशा किनके बीच की बात होती है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की। तो यहां पे प्रॉफिट कितने का है? यहां पे प्रॉफिट 1 का है, होना चाहिए 2 का, तो दोनों को डबल कर देते हैं। 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8। 6 रुपए की चीज को 8 में बेचोगे तो 2 रुपए का लाभ होगा। ये खुश, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? सर प्रॉफिट 2 का होना चाहिए। तो हमने दोनों को डबल कर दिया, 6 की चीज 8 में हो गई, सही है। डिस्काउंट 1 का होना चाहिए, तो 8 कब होगा? जब 9 होगा। 9 पर 8 होगा तभी तो 1 का डिस्काउंट होगा मेरे भाई। डिस्काउंट 1 का होना चाहिए, प्रॉफिट 2 का होना चाहिए। तो देखो, अगर 8 और 9 होगा तो 1 का डिस्काउंट, 6 और 8 होगा तो 2 का प्रॉफिट, सब सही है। तो 1 का डिस्काउंट दिया गया है मार्क्ड प्राइस पे, यानी 9 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जवाब क्या आएगा? 11, 11, 11.11% का डिस्काउंट छूट यहां पे दिया गया है। यह आंसर है।
क्लियर? कौनो दिक्कत परेशानी? अरे 33-33 नहीं होगा, 11-11 होगा। एक बार मैं पूरी कहानी आपको फिर से सुना के बताता हूं। क्रय मूल्य अगर 3 है तो विक्रय मूल्य 4 है, लेकिन लाभ 1 का ही हो रहा है, जबकि बोल रहे हैं लाभ 2 का होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों को डबल कर देते हैं। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो लाभ आ गया 2 का। ठीक है, पर डिस्काउंट भी 1 का होना चाहिए। तो डिस्काउंट 1 का कब होगा? जब विक्रय अंकित मूल्य 9 का होगा। 9 पर 1 दोगे तभी तो 8 होगा, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट 9 पर दिया गया है। आंसर आ जाएगा आपका 11-11, 11.11। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। अगला सवाल बड़े ही प्रेम पूर्वक देखते हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% की छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य क्या होगा जिस पर विक्रय मूल्य 600 होगा? आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये जो एक ट्रिक है, कौन सी वाली? ये बहुत काम की है। इसको मैं बहुत सारे प्रश्नों में यूज करता हूं। अब आपको इस सवाल में उस ट्रिक को लगा के बताता हूं। देखो, मैंने आपसे कहा कि डिस्काउंट हमेशा नीचे रखिए, प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखिए। अब एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पे क्रय मूल्य होता है, और अगर आप प्रॉफिट बटे डिस्काउंट कर दो तो इधर आंसर अंकित मूल्य में आ जाता है ना? अगर क्रय मूल्य में प्रॉफिट बटे डिस्काउंट कर दो तो आंसर किस में आ जाता है? अंकित मूल्य में आ जाता है। कुछ नहीं करना है भाई। क्रय मूल्य कितने का है? 600 का है, तो क्रय मूल्य हो गया 600 का। कितने का डिस्काउंट दिया? 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट यानी 80। कितने का फायदा हुआ? 25 का, तो फायदा हुआ है 25 का यानी 125। सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या करा? आप यहां पे चलो 0 से 0 हो गया, 4 से उड़ा दिया 2 बार, 4 से उड़ा दिया आपने 15 बार। अब आप चाहें तो डिजिटल सम लगा लें, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर लें, है ना? तो मैं डिजिटल सम भी नहीं लगाऊंगा और गुणा भी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि 15 और 125 का गुणा करके अगर मैं 2 का भाग दूंगा, आंसर चाहे जो आए, आंसर दशमलव में आएगा, और दशमलव वाला एक ही ऑप्शन है, तो काहे मेहनत करना, ये आंसर आ जाएगा। समझे? अरे नीचे 2 है तो आंसर दशमलव में आएगा, क्योंकि 2 से दोनों कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं तो आंसर दशमलव में जाएगा। दशमलव वाला एक ही ऑप्शन है। नहीं तो 15 और 125 का गुणा करके 2 का भाग दे दो, अदरवाइज डिजिटल सम लगा लो। तो ये एक बहुत काम आने वाली चीज है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये आपके कई सारे कठिन कठिन प्रश्नों को सेकंड्स में उड़ाने में मदद करेगा। चलिए आगे लेकर चलते हैं हम आपको। एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18%, 25% की छूट का एकल समतुल्य क्या है? आपको अगर याद हो तो मैंने आज की क्लास की शुरुआत में ही आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? कि क्रमिक छूट है और क्रमिक छूट को एकल छूट में कैसे बदला जाए। तो अब हम उसको करेंगे सॉल्व, है ना? मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी कि किसको क्या कहते हैं, कैसे वो आता है, वो सब मैंने आपको बताया। नहीं फिर भी समझ में आया हो तो अभी प्रश्न से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। इस सवाल को देखिए। ठीक है, एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18%, 25% की छूट, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि पहले 12% की छूट दो, फिर 18% की छूट दो, फिर 25% की छूट दो। ये तीनों किसके बराबर हैं? अगर मुझे इकट्ठा डिस्काउंट देना हो तो मैं क्या दूं? तीनों अलग अलग ना देकर अगर मैं एक ही डिस्काउंट देना चाहता हूं तो मैं क्या दूं? ये आपसे बोला है। तो सुनिएगा बात ध्यान से। आप कभी भी ऐसे सवालों में पहले तो 100 रुपए का यूज करें। 12 का डिस्काउंट देने का मतलब है 88/100।
18 का डिस्काउंट देने का मतलब है 100 में से 18 गया 82/100। 25% का डिस्काउंट देने का मतलब है 75/100। और जब ये तीनों डिस्काउंट दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज कितने में गई। फिर इन दोनों का अंतर निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो पता चलेगा कितने का डिस्काउंट दिया। भाई 100 रुपए पर तीनों डिस्काउंट देने के बाद चीज कितने की हो गई वो यहां आएगी। मान लो कि 100 रुपए की चीज थी, वो 90 की हो गई, तो आप क्या कहोगे, सर 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, है ना। तो जो भी आंसर आएगा आखिरी में उसको 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मैं आपसे क्या कहता हूं इस बात को सुनना। पहला तरीका तो यही है, और दूसरा बढ़िया तरीका बताऊं मैं आपको, डिजिटल सम लगा लो। क्या लगा लो, डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम इतना यूज करेंगे कि आप भी बोलोगे यार ये तो गजब की चीज है। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, अब डिजिटल सम के लिए तैयार हो जाओ। पहले इसको सॉल्व करो, है ना। तो 101 छोड़ो, 8 और 8 कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 मतलब 7, 8 और 2 10, 10 मतलब 1, और 1 का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। 7 और 5 12, 12 मतलब 3, 7 तिया कितना हो गया 21। ठीक है, 21 का मतलब कितना आ गया 3। मतलब जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहां पे 3 आएगा, पर 3 तो उसका मूल्य हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि 100 रुपए की चीज 3 रुपए की हो गई, तो आप ये बताओ कि 100 में से 3 गया, यानी आपके पास क्या बचा, 97 बचा। 97 का डिजिटल सम क्या होता है, 7। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम क्या हो, 7 हो जाओ शुरू। देखो भाई, 5 3 8 2 10 और 8 18 नहीं हो सकता। 5 और 4 9 और 2 12, 9 और 2 11 नहीं हो सकता, है ना। फिर यहां पे आ गए आप, 5 और 4 9, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, मुझे तो 7 चाहिए, है ना। यहां पे आ गए तो 5 और 4 9 गया, 8 और 8 16, 16 मतलब 7। तो भाई बधाई हो आपको, डी आपका आंसर है, डी आपका आंसर है 45.88। ये सॉल्व हो गया, खत्म। नहीं तो इतना समय लगेगा इस सवाल को हल करने में, क्योंकि पहले तो हल करो, फिर जो आएगा उसको 100 में से घटाओ। तो डिजिटल सम का यही फायदा है, इसलिए मैंने कहा पढ़ लो, फायदे में रहोगे। क्लियर, डी आपका आंसर आएगा। भाई पहले मैंने इसको सॉल्व करा तो 3 आया, 100 में से 3 गया 97, 97 का डिजिटल सम क्या आया 7, और 100 में से क्यों घटाया कि 100 रुपए की चीज 3 की हो गई, तो दोनों के बीच का अंतर डिस्काउंट कहलाएगा, इसलिए मैंने उसको घटाया तो 97 का 7 आ गया, है ना। और नहीं तो 9 और 7 16, 16 मतलब भी 7। 7 एक ही ऑप्शन में, डी आपका आंसर है। और मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, जैसे प्रश्न आए हैं 2023 में सीजीएल मेंस का सवाल है, वही का वही मैंने आपको दिया है। सेम ऑप्शन आए, मतलब डिजिटल सम आपकी हेल्प परीक्षा में करेगा। ठीक, जय श्री राम, मजा आ गया। अगला सवाल देखो। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य पहले 50% अधिक रखता है, फिर उस पर 5%, 10%, 20% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आपको इस सवाल को भी मैं डिजिटल सम से उड़ा के बताता हूं, लेकिन एक छोटा सा काम करें। एक बात बताओ, 2 सही 3/5 का मतलब एक्चुअल में पता है क्या होता है, 2.6। 3 में 5 का भाग दोगे 0.6 आएगा, तो ये कायदे से क्या है, 2.6 है भाई, है ना। एक सही 2/5 का मतलब है 2 में 5 का भाग दोगे 1.4 आएगा, तो ये जो दिख रहा है ना ये 1.4 है। प्रश्न बनाने वाला चाहता था कि तुम डिजिटल सम न लगा पाओ, लेकिन उसको पता नहीं है कि टक्कर किसके साथ है। हम इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे। अभी देखो आप, 3/5 का मतलब 6 होता है, तो ये आ गया 1.6। 1/5 का मतलब क्या हो गया, 2.2। क्लियर है मामला। अब हम डिजिटल सम लगा लेंगे, ठीक है। मैंने भिन्न को दशमलव में बदल लिया। अगर 3 आ जाता, 4 आ जाता, 3 आ जाता, 6 आ जाता, तो फिर इनको भिन्न में से दशमलव बदलना मुश्किल था। वो तो 5 आ गया तो अपने को हिम्मत आ गई कि इसको बदला जा सकता है। अब देखो,
पहले नॉर्मल करते हैं। माना कोई चीज 100 रुपए की है, आपने उसका रेट 50% बढ़ाया, यानी आपने उसको 150 कर दिया। बोलो हाँ या ना। पढ़ते जाओ अब मेरे साथ में। पहले उसका रेट 50% बढ़ाया, यानी 100 रुपए की चीज को कितना कर दिया, 150 कर दिया। अब 5% का डिस्काउंट दिया, 5% का डिस्काउंट दिया यानी 95। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 में से 10 गया। फिर 20% का डिस्काउंट दिया यानी 80 गया। इसको हल करके हमें पता चलेगा कि वो चीज कितने की हो गई, है ना। अब इन्होंने कहा है कि भैया लाभ का प्रतिशत बताओ, यानी 100 की चीज जितने की भी हो जाएगी, मुझे इनका निकालना पड़ेगा अंतर, और अंतर से हमें क्या पता चल जाएगा कि यहां पे लाभ कितने का है। भाई उसने खुद नहीं बोला है लाभ होगा, तो हम क्यों चिंता करें। उसने ही बोल दिया लाभ बताओ, मतलब जो भी आएगा वो 100 से ज्यादा ही आएगा। 100 से जितना ज्यादा आएगा, हो सकता है जैसे मैं इसी ऑप्शन को उठा लूं, हो सकता है कि इसको हल करने पे 102.6 आए। तो 100 की चीज तुमने 102.6 में बेची, यानी 2.6% का लाभ हो गया। समझ गए बात। तो उसने खुद बोल दिया कि लाभ है, मतलब मैं श्योर हूं कि यहां जो भी आएगा वो 100 से ज्यादा आएगा। तो आखिरी में मुझे 100 में से घटाना है, यह ध्यान रखना। तो अब वापस से आपके लिए डिजिटल सम पेश करते हैं हम। इसको वापस से हम मजेदार तरीके से डिजिटल सम से उड़ाएंगे। देखो मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ गया, मुझे दिख गया 9। 9 आने पे 9 का गुणा दुनिया में किसी से भी करो, डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे लास्ट में डिजिटल सम क्या आएगा, 9 आएगा। फिर मुझे 100 और 9 का अंतर लेना है, तो मैंने 100 में से 9 घटाया, 100 में से 9 गया तो भैया आया कितना, 91 आया। और 91 का मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहां पे सारे प्रॉफिट है, ये 100 है, 9 है, आपके पास बचा 91, और 91 का मतलब कितना आ गया, 91 का मतलब 1 आ गया। तो हमारा जो डिजिटल सम आएगा वो 1 आएगा। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, सॉरी। 9 का गुणा किसी से भी करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि यहां पे 9 है ना। और 100 में से 9 गया तो आपका 91 आएगा, यानी 1 आना चाहिए। तो ठीक है, डिजिटल सम तो भाई काम करना चाहिए। फिर एक ही तरीका है अपने पास, एक तरीका फिर दूसरा है ना। यहां तक समझ में आ गया सभी को। हाँ, 6 नहीं घटाएंगे। नहीं, जो भी लास्ट में भैया आप सोचो, जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको 100 तो घटाना ही पड़ेगा ना। जो भी आंसर आएगा उसमें से आप 100 तो घटाओगे। पर अच्छा, एक छोटा सा काम करते हैं अपन, एक छोटा सा काम करते हैं। हमें पता है कि ये जो भी आंसर है ये 100 से ज्यादा है, तो क्यों ना ऐसा करें। 100 का डिजिटल सम 1 नहीं, डिजिटल सम फेल तो नहीं होने देंगे भाई, है ना। अब तो इज्जत की बात है डिजिटल सम की भी और अपनी भी। 1 में से 9 घटाओगे तो भी माइनस का 8 नहीं। एक काम करो, एक छोटा सा काम हम करते हैं, दूसरे तरीके से चलते हैं। हमें पता है कि ये लाभ है ना। इसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 100 जुड़ा हुआ है ना। मतलब ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे 100 के ऊपर हैं। तो हम सभी ऑप्शंस में क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें अगर मैं 100% जोड़ दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। 100% का डिजिटल सम 1 होता है, यानी मैं सभी ऑप्शंस में क्या करूं, 1 जोड़ दूं। ठीक है, तो ये कितना है, 6 और 2 8, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ये कितना है, 4 और 1 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। ये कितना है, 6 और 1 7, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ये कितना है, 2 और 2 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। मुझे आखिरी में 9 चाहिए, और 9 केवल एक ही ऑप्शन से आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2.6, 2.6। बिल्कुल ठीक है, 2.6 आपका आंसर आ जाएगा। हम्म, बाकी जिस तरीके से हम सोच रहे थे एक बार उसको और देखेंगे कि वो क्यों फेल हो रहा है।
अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूं। हमने कोइंसिडेंटली पहला ऑप्शन लिया था। भाई सोचो, जब इस पूरे को हल करोगे तो ये आएगा 102.6। फिर आप क्या करोगे, इसमें से 100 घटाओगे, है ना। तो अच्छा यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आपको इससे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम बेवजह उसमें उलझ गए थे। देखो, भूल जाओ जो मैंने बताया। जो पहले हम कर रहे थे वो भी सही था। अपना डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसमें से 100 घटाएंगे ना, तो 100 का डिजिटल सम 1 है, यानी 8। मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 8 हो। 6 और 2 8, तब भी ये सही है। इसका डिजिटल सम 8 है, इसका डिजिटल सम 5 है, इसका डिजिटल सम 7 है, और इसका डिजिटल सम 4 है। हम क्या गलती कर रहे थे भाई, ये बड़ी संख्या है, ये जो भी आएगा 100 से बड़ा आएगा। तो बड़ी संख्या में से आप 100 घटाओगे तभी तो आपको आंसर लाभ में मिलेगा। हम 100 में से 9 घटा रहे थे, हमें 9 में से 100 घटाना है। 9 में से, क्योंकि ये लाभ सहित धनराशि है, 100 घटाएंगे, 100 का डिजिटल सम 1, 1 मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा 8। 6 और 2 8, तब भी वो सही है। अब दोनों तरीके से मामला सही है, आपको जो समझ में आया हो ठीक है, लेकिन डिजिटल सम भी लगा है। हम बस 100 को उधर 100 में से 9 घटा रहे थे। 100 में से 9 कब घटता, जब डिस्काउंट की बात होती। पर ये ऑलरेडी प्रॉफिट के सहित राशि है, यानी ये 100 से ज्यादा है। तो बड़ी राशि में से 100 घटाएंगे तब तो लाभ पता चलेगा। तो इसलिए 100, 100 मतलब 1, 1 मतलब 8। 6 और 2 8, तब भी वो सही है। ठीक है। दिक्कत क्या थी कि पिछले वाले में डिस्काउंट था। ये डिस्काउंट था कि भाई 100 की चीज तुम्हारी 90 की हो गई, तो 100 में से 90 घटेगा तो डिस्काउंट पता चलेगा, इसलिए 100 में से हमने इसको घटाया था। लेकिन इस वाले सवाल में क्या था कि इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ था कि भाई 100 की चीज तुम्हारी मान लो 120 की हो गई, तो 120 रुपए की चीज जो पहले 100 की थी, तो कितने का लाभ हुआ, 20 का। इसलिए यहां पे 100 घटेगा, हम 100 में से घटा रहे थे, इसलिए हमारा आंसर उल्टा आ रहा था। ठीक है। हम्म। ठीक, चलिए आगे लेकर चलते हैं। एसएससी जीडी का एक बहुत ही बढ़िया सवाल। अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ विक्रेता 5% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाए और 5% की दो छूट दी जाए, तो विक्रेता कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा। भाई इस सवाल में आपको सब कुछ पता लगाना पड़ेगा, क्रय मूल्य भी, विक्रय मूल्य भी, और अंकित मूल्य भी। और इसी सवाल की शायद मैं बात कर रहा था कि है जीडी का, लेकिन सीजीएल मेंस से कम नहीं है, मेंस को टक्कर देगा यह सवाल, देख लेना आप। हाँ, ओके भाई। चलो उसको देख लेना आप, और नहीं तो पूरा नॉर्मल भी सॉल्व कर लोगे तब भी वो आ जाएगा। पिछला सवाल अगर आपको डिजिटल सम से समझ नहीं आया, इस पूरे को सॉल्व करना। यहां पर आपको पता है क्या मिलेगा, 102.6। 102.6 में से 100 घटा लेना, तो आपका लाभ आ जाएगा 2.6। ये बेसिक मेथड हो गई, और डिजिटल सम से ये सब गुणा भाग आपका बच जाएगा। हाँ जी। इज्जत बच गई, सही बात है। मैं ही 1 मिनट के लिए टेंशन में आ गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी तो भी 5% का लाभ कमाया। भाई एक काम करो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, डिस्काउंट नीचे, प्रॉफिट ऊपर, अंकित मूल्य, है ना। तो 10% की छूट दी, हम एक काम करते हैं, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो भी 5% का लाभ कमाया। इसको हल करने पे क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, है ना। और इससे हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने ये 100 मान लिया, है ना, तो इससे अंकित मूल्य कितना, तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 1050/9, और 9 का भाग जाएगा नहीं, 9 एकम
हाँ, एक काम करो, इसको आप ऐसे करो, रेशो से 10% की छूट दी, यानी और कितने का लाभ हुआ? 5% का। 10% की छूट का मतलब हुआ 1/10, और 5% लाभ का मतलब हुआ 1/20। हम जो तरीका लगा रहे थे ना, उससे वो भिन्न में चला जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा जरा खांसी के कारण आवाज डिस्टर्ब होगी। वो फ्रैक्शन में या दशमलव में चला जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। आपने 10% की छूट दी, 5% का लाभ हुआ। लाभ का मतलब 20 पर 1 का प्रॉफिट। 20 रुपए की चीज है, आपने 21 में बेच दी। 10% की छूट यानी 10 में 1 का डिस्काउंट। 10 रुपए की चीज को आपने 9 में बेचा। इतना बता दो कि यह आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूं। इससे हमें एक बार में तीनों चीजें पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, पानी पी लें। अरे पानी भी नहीं है आज तो यहां स्टूडियो में, उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। चलो अभी ठीक है। क्या बोला मैंने? 5% का लाभ और 10% की छूट। 20 पर 1 का प्रॉफिट, यानी 20 की चीज 21 में, और 10 में 1 का डिस्काउंट, 10 की चीज 9 में। इससे क्या फायदा है? 21 यहां है तो 21 यहां लिख लो, 9 यहां है तो 9 यहां लिख लो। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 20 × 9। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 21 × 9। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 21 × 10। क्या सभी में 3 आपको कॉमन दिख रहा है? अगर मैं यहां पे 3 × 9 कर दूं, यहां भी 3 × 9 कर दूं, और यहां 3 × 7 कर दूं, तो 20 का 3 × 60 हो गया, 21 का 3 × 63 हो गया, 7 का 10 × 70 हो गया। मुझे तीनों बातें यहां पे समझ में आ गई कि कौन सी चीज क्या है। आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई कि क्रय मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि इन्होंने ऑप्शन इतने तगड़े दिए कि डिजिटल सम पहले ही फेल हो जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। इन्होंने कहा कि अंकित मूल्य में पहले तो 5% की वृद्धि करो। अंकित मूल्य कितना है आपका? 70। 5% की वृद्धि करो यानी 105 कर दो। फिर उस पर 5% की दो छूट दो, 5% की दो छूट दो, यानी उसको 95/100 कर दो। 5% की छूट यानी 95/100। इसको हल करने से हमें पता चलेगा जो भी, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य। फिर हम चेक करेंगे कि वो 60 रुपए से कितना ज्यादा है, तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना है। मैं एक बार पूरी बात आपको फिर से समझाता हूं। 20 पर 1 का प्रॉफिट लिया, 20 से 21, 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 10 से 9, 9 है तो 9, 21 है तो 21, सॉल्व किया तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो मिला। इन्होंने कहा कि अंकित मूल्य को 5% बढ़ा दो, अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दो, तो 70 को 105 कर दो और उस पर 5% की दो छूट दो, 5% के दो डिस्काउंट दो, तो 100 में से 5 गया 95, 100 में से 5 गया 95। अब आप ना इसको सॉल्व करो। और अब मैं आपको बताता हूं, इसमें डिजिटल सम फेल है, यूनिट डिजिट फेल है। उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे आंसर बहुत ज्यादा दशमलव में जाएगा, और दशमलव में जाएगा तो दशमलव के बाद केवल एक अंक नहीं आएगा, दशमलव के बाद और भी अंक आएंगे। तो उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वहां पे एक ही रास्ता बचता है, और वो होता है लगभग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना। तो अब हम तीसरा और आखिरी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे, लगभग मानकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो भाई मेरी बात सुनना है ना,
मुझे बताओ 95 गुणा 95 क्या होता है? 95 में अगर 95 का गुणा करें तो 5 और 5 होता है 25, 9 और 10 होता है 90। 95 में 95 का गुणा करने पर क्या आता है? 90-25 आता है। क्या आता है भाई? 90-25 आता है। ठीक है, अच्छा 90-25 को अगर मैं 100 का भाग दे दूं तो देखना, इस जीरो से इस जीरो को मैंने काटा तो मेरे पास बचा 7, मेरे पास बचा 105। मैं 7 और 105 का भी गुणा कर लेता हूं। 7 और 105 का गुणा करेंगे तो 735 आएगा। 90-25 को अगर मैं 100 से भाग दे दूंगा तो ये 90.25 आएगा। 90-25 में 100 का भाग दिया तो 90.25 आया, और अभी भी आपके पास 100 बचा है। अभी भी क्या बचा है? 100 बचा है। तो 0.25 है तो मैं इसको छोड़कर चलता हूं कि छोड़ो यार, इतना भी क्या चिंता करना है ना। जीरो से आपका जीरो काट दिया। 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 3 27, 27 में 4 जोड़ दिया 31, 9 इंटू 7 63, 63 में 3 जोड़ दिया 66, और नीचे 10 का आपने भाग दे दिया। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है आपको सारा? और हमने एकाध कहीं पे कुछ करा होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये 661 नहीं, अगर 70 मानेंगे तो ये 66.15 के आसपास आएगा। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने 60 रुपए की चीज को 66.15 में बेचा। 60 रुपए की चीज को अगर 66.15 में बेचा, मतलब आपने कितने का लाभ कमाया? 615 का। किस पर कमाया? 60 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। और वैसे भी दिख रहा है कि 60 का 10% 6 रुपए होता है। आप इसको मत इतने पे जाओ और डर जाओगे। आपने कितने रुपए का लाभ कमाया? 6 रुपए और समथिंग समथिंग का। 60 का 10% 6 रुपए होता है, और यहां 10% से थोड़ा ज्यादा ही लाभ कमाया है। तो आपने 10% से थोड़ा ज्यादा ही लाभ कमाया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10.5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 9 5 45 का 5 4, 9 इंटू 3 27 और 4, ठीक तो है? ठीक है, अगर पूरा पूरा ले लोगे ना तो एक बार के लिए आपको आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। हम लगभग मानकर कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो आपको समझ में आ गया, 60 63 और 70। आपने अंकित मूल्य को 5% बढ़ाया और 2 बार 5-5% की छूट दी, यानी 95-95% कर दिया। 95 और 95 का अगर गुणा करते हैं तो वो कितना आता है? 90-25 आता है। मैंने 7 और 105 में गुणा किया। अच्छा, ये एक 10 बच गया था ना, ठीक है, एक 10 हमारे पास यहां पे बच गया था। तो 7 और 105 का गुणा करा 735, 100 का भाग दिया तो 90-25, तो मैंने केवल उसको 90 मान लिया। ठीक है, और इसको सॉल्व करा, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है। 60 रुपए की चीज को अगर 66 में बेचोगे तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट आएगा, तो आपका आंसर हो सकता है 10.5। और आप विश्वास कीजिए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बनाया ही इतना कठिन है, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना ये बहुत आगे जाएगा। ये 66 है ना, हो सकता है 1 2 2 3 4 5 8 9, ये बहुत आगे जाएगा। ठीक है, और इतना आपके पास समय है ही नहीं करने का, तो इसलिए लगभग मान के ही आप कर सकते हो, उसी में अपना सबका भला है। पूरा करने से 11.5 आ ही नहीं सकता अज्जू मेरे भाई, तुम कैलकुलेटर लेकर निपटा लेना, आ ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल। अप्रॉक्स कर रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम गलत करेंगे, है ना, सही है, करके देख लेना आप। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि ये अस्त्र भी आपको चलाना पड़ेगा। एसएससी जीडी का आया हुआ सवाल है, और कुछ सवाल ऐसे फंस जाते हैं जहां पे आप ईमानदारी से नहीं कर सकते, आपको लगभग मानकर करना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है, और मैं 1 मिनट के लिए कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं आपके कहने पर। 70 गुणा 105 गुणा 95 गुणा 95, ये देखो, इसको हल करने पे रियल में 66.5
33,750 आएगा, है ना। तो 60 की चीज को 66 दशमलव समथिंग में बेचोगे, आंसर 10%, 10.5% ही आएगा। संभव ही नहीं कुछ और आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल है 13वां एसएससी जीडी जनवरी 2023 का एक और बेहतरीन सवाल। ये शुद्ध हिंदी में लिखा है और ये शुद्ध इंग्लिश में है ना। बाकी आसान क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, किस योजना में सब न्यूनतम छूट है। आपके पास 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन है 10% और 20% के दो क्रमिक छूट। दूसरा ऑप्शन है बाय वन गेट वन। देखो इंग्लिश में देखते हैं, ये चलता है ना खूब, बाय वन गेट वन। बाय 5 गेट 3, 5 खरीदो 3 चीजें फ्री में ले जाओ। बाय 5 गेट 6, 5 खरीदो और 6 फ्री में ले जाओ, है ना। और 10% और 20%, इन चारों में सबसे कम वाला डिस्काउंट क्या है। अज्जू कैलकुलेटर से कर लेना भाई, 10.5% के आसपास ही आएगा, दशमलव में 11 11.5 तक की नौबत नहीं आएगी। अरे इसे देख के मत करो तुम लोग ना, बहुत पिटाई करने लायक हो। तुक्का मारने के लिए एक पैर क्या, मुझे लगता है एक चीटी उंगली पे खड़े रहते हो तुम। क्वेश्चन देखा कि तुक्का मारना शुरू, इतने तेजी से आंसर आते हैं कि पहले ही पता चल जाता है कि तुम हल कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ तुक्का मार रहे हो। देखो 10% और 20%, तो मैंने आपको अभी एक तरीका सिखाया था कि 10 + 20 और 10 और 20, इसको एक बना लेते हैं। तो 10 और 20 कितना हो गया भैया, 30। और 0 0 से ये गया तो कितना आ गया, 2। 30 में से 2 गया तो कितना आ गया, 28। तो आपको जो पहला वाला है 10 और 20% का डिस्काउंट, तो ये 30 नहीं है, ये 28% है। ठीक है, अब मैं आपको यह समझाता हूं, बाय वन गेट वन। बाय वन गेट वन अपने विनर्स एप्लीकेशन पे चलता है, बाय वन गेट 4। ठीक है, एक खरीदो 4 कोर्स हम फ्री देते हैं, और एक्चुअल में देते हैं, है ना। तो बाय वन गेट वन का मतलब क्या है। बाय वन गेट वन का मतलब है कि आपने लेकर आए 2 चीजें, पैसा एक का ही दिया। सुनना बात ध्यान से, लाए एक, एक फ्री में मिला। तो कितनी चीजें लाए भाई, 2 चीज लाए, पैसा कितने का दिया, 1 का। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50% डिस्काउंट। बाय 5 गेट 3, है ना। आपने लाए कितना, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब यह है कि आपने टोटल लाए कितने, 3, और फ्री में कितना मिला, सॉरी लाए कितना 8, फ्री में कितना मिला, 3। तो 3/8 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3/8 का मतलब क्या होगा, 12 36 37.5, 37.5। 5 लाओ 6 मुफ्त ले जाओ, 5 का पैसा दो 6 मुफ्त ले जाओ, तो 6 और 5 11, 11 खरीदने पे 6 फ्री में मिला। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 54 ठीक है भाई। तो अगर पहला ऑप्शन उठाओगे तो 28% का डिस्काउंट, दूसरा उठाओगे 50%, तीसरा उठाओगे 37.5, चौथा उठाओगे 54। किस योजना में सबसे कम है, न्यूनतम है, सबसे कम डिस्काउंट कहां है, योजना क्रमांक 1 में, स्कीम नंबर 1 में। सी आपके प्रश्न का आंसर है। आया समझ में, वेरी गुड, क्लियर है भाई, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। जैसे इन्होंने क्या कहा, बाय 5 गेट 3। तो आप ना अपने हिसाब से सोचो, कभी भी ऐसे सवाल आए खुद के हिसाब से सोचो। आप ये बताओ कि आपने पैसा दिया 5 का, फ्री में मिला 3। तो आप लेकर आ गए 8 चीजें, और उसमें फ्री फोकट में कितनी मिली, 3। पैसा 5 का दिया, 3 फ्री मिली। बाय 5 गेट 3 मतलब खरीदो 5, 3 फ्री में मिलेगी। तो चीजें कितनी उठा के लाए, 8, फ्री में कितनी मिली, 3। तो आपको इससे पता चलता है कि आपको कितने का डिस्काउंट मिला। सो दिस इज 37.5%। अब आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ
कपड़ों पे खूब चलता है ये इसी का इंग्लिश वर्जन है। चलो भाई, एक कार को 10, 12, 15, 20 4 डिस्काउंट पे दिया और उसका विक्रय मूल्य इतना हो गया, अंकित मूल्य क्या है? देखो, हमें नहीं पता उसका अंकित मूल्य क्या है। पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 10 गया। फिर 12% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 12 गया। 15% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 15 गया। 20% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 20 गया। और इन चारों डिस्काउंट को देने के बाद उसका प्राइस क्या हो गया? 168300। ठीक है भाई, तो आप इन चारों को उठा के नीचे ले जाना और इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लेना। कर लोगे? इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा, परेशान मत होना। तो मैं आपको यह सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, सब लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और यह सवाल तो ठीक है, हम एक डिस्काउंट का एक सेशन और रखेंगे क्योंकि आज पूरे टाइप नहीं हो पाए हैं, तो एक डिस्काउंट का सेशन फिर कभी रख लेंगे, तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, है ना। आज के क्लास के नोट्स में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट के अंदर क्लास के खत्म होते ही मिलेंगे, डाउनलोड कर लेना। प्रॉपर बेसिक और सारी चीजें मिलेंगी। और कल हम क्लास ना रखते हुए कल रात को 8 बजे मैं आपसे लाइव रूबरू होने वाला हूं और कल एनटीपीसी का आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। उसके बाद एक दिन ग्रुप डी के बारे में भी बता दूंगा। तो क्या एग्जाम कैसे होती है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कौन से पद मिलते हैं, क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल रात 8 बजे आप संडे स्पेशल सेशन में जुड़िएगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शेषफल पर आधारित होगी, रिमाइंडर पर बेस्ड होगी। तो मंडे 8 बजे हम रिमाइंडर वाले सवाल करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते का हमारा यही शेड्यूल है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अगले हफ्ते जो इस हफ्ते में कमी रह गई या जो पूरा नहीं हो पाया, अगले हफ्ते उसका फिर से पार्ट 2 ले आएंगे, करेंगे सब कुछ, उसकी चिंता आप ना करें, है ना। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको आप लोग देख लेना। डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल आप यूट्यूब पे सर्च करना। और कल संडे है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे देख लेना, बहुत काम की चीज है भाई, है ना। और एलपी का बैच स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही कम फीस में ये है। और अगर आपको मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश और बाकी सभी किताबें चाहिए तो आप, बहुत सारी किताबें हैं, इतिहास की, बायो की, कंप्यूटर की, है ना, हिंदी की, इंग्लिश की, रीजनिंग की। और ये रीजनिंग और मैथ्स में तो पूरा क्यूआर वाला सॉल्यूशन है, तो आप क्यूआर सॉल्यूशन के साथ किताबें ले सकते हैं। आपको अगर कोई भी कोर्स लेना है, आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स फाउंडेशन ले सकते हो। सीजीएल की तैयारी करनी तो एसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स ले सकते हो, जीडी का, रेलवे का। और अगर आपको पब्लिकेशंस किताबें ऑर्डर करनी है तो आप विनर्स पब्लिकेशन ऐप से किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आज के सेशन में भी आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इस सेशन के एंड होने के बाद कमेंट करके अपनी दिल की बातें, अपनी दिल की जो भावनाएं हैं वो जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, है ना। तो कल रात 8 बजे मिलते हैं, एनटीपीसी के डिटेल में चर्चा करते हैं। और मुझे लगता है कि आप सबको उसका एग्जाम देना चाहिए, पर क्यों आपने अभी तक नहीं सोचा कि देना चाहिए? क्योंकि पता ही नहीं है। तो पहले पता करो किसी चीज को, फिर तय करो कि आपके लिए सही है या गलत। तो कल रात को 8 बजे उसमें हम मिलेंगे। ओके, चलिए भाई, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।